आइए, आपके सिलेबस में टॉपिक का नाम लिखा हुआ है भू संबंधी अधिनियम। ठीक है, भूमि संबंधी अधिनियम, ये आपके सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है। और इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कुछ मैंने जो टॉपिक और इसको इसके अंदर के जो सब टॉपिक है, एक आपको पढ़ना है सीएनटी एक्ट, एक आपको पढ़ना है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, और उसमें कुछ अन्य भी लिखा हुआ है, अन्य अधिनियम या अन्य कानून भी लिखा हुआ है। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि अन्य के अंतर्गत दो कानून को आपको पढ़ाना है, जो मैं बता दूंगा। एक जिसको आप कहते हो विल्किंसन रूल, ठीक है, और दूसरा जो कानून आपको पढ़ना है अन्य के अंतर्गत वो है पेसा एक्ट 1996। ये अन्य वाले हैं। इसमें भी अब देखिए मार्किंग जो करेगा, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किस प्रकार से, तो यहां से भी आपको 5 क्वेश्चन डाले जाएगा, यहां से भी आपको 5 क्वेश्चन डाला जाएगा, और यहां से 2 क्वेश्चन डाले जाएंगे। ध्यान रखना है, अच्छी तरह से चीजों को समझ लीजिए, ध्यान रखना इन बातों का। तो आज फिलहाल हमें जो शुरू करना है वो है सीएनटी एक्ट। देखिए सीएनटी एक्ट के, अगर इस सीएनटी एक्ट के संपूर्ण सारे प्रावधानों को अगर आप कैटेगराइज करें, उसको आप डिवाइड करें, मतलब खाका बनाए कि कैसे पढ़ना है, तो मोटा मोटी मूल मूल बात देखिए, प्रीलिम्स है इसलिए फैक्चुअल चीजें आपको ज्यादा पढ़ना होता है। देखिए सबसे पहली बात कि सीएनटी एक्ट या एसपीटी एक्ट ऐसे कानूनों के कारण क्या थे, मतलब वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से कारक जिम्मेदार हैं जो ऐसे एक्ट्स लाने पड़े ब्रिटिशर्स को, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। पहली तो ये बात जानना होगा, शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ये हमारा मूल मुद्दा नहीं है, प्रीलिम्स में ये मूल मुद्दा नहीं है, मेंस वगैरह में ये कारण वगैरह बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जो चीजें आपको पढ़ना है इसमें वो है इसके प्रमुख प्रावधान, प्रमुख प्रावधान। अच्छा, क्लास के एंड में मैं आपको ये पूरा का पूरा जो पीपीटी है वो शेयर कर दूंगा, और अंत में जो आपको पढ़ना है प्रमुख प्रावधान, इसके मूल रूप से पढ़ना है, और अंत में इसके बारे में कुछ विविध तथ्य देख लेना होगा। विविध तथ्य देखने का मतलब है कि इसको करंट से थोड़ा जोड़ देंगे, रघुवर सरकार ने कौन कौन से संशोधन प्रस्तावित किए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर दूंगा कि इसका सकारात्मक परिणाम क्या है इस प्रकार के एक्ट्स का, इस प्रकार के एक्ट से कुछ नकारात्मक परिणाम भी या दुष्परिणाम भी इसके कुछ निकलते हैं क्या, ऐसी बातों पर आपकी चर्चा होगी जो विविध तथ्य के अंतर्गत। मेनली जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आएगा वो मान के चलिए यहीं से आएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। और इस बीच एक और पॉइंट आपको बता दूंगा, बीच में आप डाल दीजिए, वो है कि इन भूमि संबंधी अधिनियमों में प्रयुक्त होने वाले कुछ तकनीकी शब्दावलियां, तकनीकी शब्दावलियां, और इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। और अगर इस तरीके से खाका बना करके क्लियरली आप चीजों को पढ़ लेते हैं, मेरा दावा है कि आप आराम से 5 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगली बात, एक और बात पढ़ने का मैं बता, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो आप देख लीजिए, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा ध्यान रखना है, मैं हमेशा ये बात आपसे कहता हूँ कि कोई भी एमसीक्यू की कोई किताब, बुक ले लीजिए, और उस बुक में इस जब एक ही टॉपिक पे 5 क्वेश्चन पूछने वाला है, तो इस बुक में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन, किसी उड़ान का ले लीजिए, मनीष रंजन का ले लीजिए, किसी का ले लीजिए, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर लेना है। और अगर उन क्वेश्चंस के सहारे कुछ नए मतलब इंफॉर्मेशन ऐड होता है, उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, इतना काम आप कर लीजिए। ऐसा हो सकता है कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, अब देखिए सीएनटी में टोटल 271 धाराएं हैं, 271 धाराओं को पढ़ाना कोई प्रैक्टिकल बात है ही नहीं। मैं, हाँ, लेकिन इतना तो तय है, मैं जितना पढ़ा दूंगा उसमें 5 में से 4 क्वेश्चन तो आई गारंटी किया आएगा। अगर एक क्वेश्चन को भी आपको मिस नहीं करना है तो मेरा ये वाला तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि क्वेश्चन आंसर को उसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नए इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से आपको ऐड हो रहा है उसको ऐड ऑन करिए अपने नोट्स पे, और तब जाकर के एग्जाम हॉल में जाइए। इतना अगर आप काम कर लेते तो आराम से यहाँ पे इस टॉपिक से 12 में से 11 प्रश्न तो आप कर लेंगे, कोई इसमें डाउट मत रखिएगा। ठीक है, आइए अपने टॉपिक पर एंटर करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आखिर सीएनटी एक्ट जो आया वो किन परिस्थितियों में आया, या ऐसे भूमि संबंधी कानूनों को कैसी परिस्थितियों में लाया जाता है आमतौर पर, उस पर आइए चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि आपको ये पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो इसने सबसे पहले बंगाल
का जो क्षेत्र है बंगाल, उस बंगाल क्षेत्र पर अपनी कंपनी को एक्सटेंशन दिया, सूरत वगैरह में भी, और उसके बाद बंगाल में। अब देखिए बंगाल आज का बंगाल नहीं था, इस बंगाल के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, जरा से उसको समझने का प्रयास करिए। तो आप देखोगे कि इस बंगाल में, बंगाल तो आज का था ही, इसके अलावा आज का जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश वो था। इसके अलावा इसके अंतर्गत असम वगैरह, ये जो स्टेट्स वगैरह हैं ये सब भी थे। बिहार हुआ करता था, झारखंड हुआ करता था, और इसके अलावा उड़ीसा हुआ करता था। ये इतना बड़ा बंगाल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बंगाल, आप ये भी जानते हैं, बहुत बार आप देखा होगा, आपने देखा होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से के ने बंगाल को अपने हाथ में लेने के लिए दो युद्ध लड़े, जिसमें से एक युद्ध जिसको आप 1757 में कहते हैं पलासी, ये आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, पलासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। एक और युद्ध होता है इन लोगों का, जिसको आप 1764 63 64 के आसपास आपको एक युद्ध होते हुए दिखेगा, वो है बक्सर, बक्सर की लड़ाई। इस बक्सर की लड़ाई में आपको अच्छी तरह पता है, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ तीन अलग अलग राजा थे, जिसमें मुगल बादशाह थे, जिसमें अवध के शुजाउद्दौला थे, और जिसमें मीर कासिम नाम के जो बंगाल के पूर्व नवाब थे, ये तीनों मिल करके लड़ रहे थे। और इस बक्सर की लड़ाई में एक एक बक्सर की लड़ाई को आमतौर पर एक निर्णायक लड़ाई के रूप में जाना जाता है। निर्णायक लड़ाई मतलब एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे भारत के तकदीर को बदल कर रख दिया, एक ऐसी लड़ाई जिसने आने वाला मतलब भारत की रूपरेखा को ही बदल करके रख दिया। बक्सर की लड़ाई को इस रूप में देखा जाता है। और इस बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में युद्ध विराम के बाद एक संधि होती है, जिसको आप कहते हो इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, यानी द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। यही बक्सर की लड़ाई, बक्सर के युद्ध जो हुआ है, उसी के फाइनल रिजल्ट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। इलाहाबाद की संधि जो होती है, वो होता है आमतौर पर जो हारे, मतलब जो मुगल बादशाह थे, शाह आलम द्वितीय, इसके अलावा आपका और ब्रिटिशर्स इन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, और यही वो इलाहाबाद की संधि है, याद रखिएगा अच्छे से। इसी इलाहाबाद की संधि में पूरे बंगाल क्षेत्र पर, बंगाल क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाता है। दीवानी अधिकार मतलब सिविल राइट्स, रेवेन्यू राइट्स, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल क्षेत्र से रेवेन्यू क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा, इसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। फर्स्ट टाइम एक ऐसा डेवलपमेंट होते हुए यहाँ नजर आता है। ये इस दौर में पूरा बंगाल का, झारखंड जो है एक अलग, मतलब एक कोना हुआ करता था। तो झारखंड आते आते ब्रिटिशर्स को थोड़ा टाइम लग गया, और 1769 तक हमने देखे होंगे, आप किताब में पढ़े होंगे कि झारखंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार हुआ वो 1769, मतलब झारखंड में प्रवेश जो हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये अंग्रेजों का 1769 तक हुआ है। जबकि 1765 में ही जो रेवेन्यू राइट्स है इस क्षेत्र का ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका था। तो इतनी कहानी जानने के बाद अब जरा सा और आगे मैं बढ़ता हूँ, और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। अब जो चीजें आप देखेंगे, देखिए होता क्या है कि जो भी ब्रिटिशर्स जो इस क्षेत्र में आए हैं, इनका मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिशर्स का मूल उद्देश्य यही था कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करें, रेवेन्यू कमाए। इस दौर में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि भारत की ही पूंजी को फिर से भारत में ही निवेश कर दे रहे हैं। और भारत में पूंजी आने का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो सकता है? तो भू राजस्व वसूलना, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना। और इसी क्रम में याद रखिएगा, एक गवर्नर थे बंगाल की जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1773 में, ध्यान, सॉरी 1793 में एक व्यवस्था इस क्षेत्र में लादा, मैंने थोप दिया, जिसको आप कहते हो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त, या इसी को आप बोलते हो दूसरा नाम जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। अब देखिए हुआ क्या कि अगर लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है।
एक भू राजस्व प्रशासन चाहिए होता है, और वो प्रशासन तुरंत आकर के ब्रिटिशर्स, चंद मुट्ठी भर ब्रिटिशर्स के लिए संभव नहीं था कि भारत में आकर के उस प्रशासन को यहाँ पे स्टेब्लिश करें। ऐसे में ब्रिटिशर्स के सामने कुछ और तरीके इन्होंने ढूंढे, जिनमें से एक तरीका था स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, यानी जमींदारी व्यवस्था। बंगाल क्षेत्र में इस व्यवस्था को लाया गया था। कहने का मतलब इसके तहत क्या हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, सपोज एक व्यक्ति ए है, ए के साथ एक बंदोबस्त हो गया, ब्रिटिशर्स ने किया, यानी सेटलमेंट, एक सेटलमेंट इसको कहते हैं, बंदोबस्त को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। एक सेटलमेंट हुआ ए के साथ। क्या सेटलमेंट हुआ कि तुम क्या करो कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, जो भी एक सर्टेन एरिया, या 10 गांव, 20 गांव, 25 गांव, 15 गांव, क्या करो कि इस क्षेत्र से हमको भू राजस्व को वसूल करके हमको दो। करेक्ट। ये वाला, इसी व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त कह दिया गया, क्योंकि ये स्थायी था यह बंदोबस्त उस ए के साथ। ए के साथ यह जो सेटलमेंट हुआ है, यह जो एग्रीमेंट हुआ, वो स्थायी रूप से हो गया, इस वजह से इसको स्थायी बंदोबस्त कह दिया गया। ये परमानेंट सेटलमेंट इसी को कहा जाता है। अब क्या हुआ, ये पूरा जो क्षेत्र है, झारखंड का पूरा जो एरिया, जो इलाका है, ये कहीं ना, ये कुछ ब्रिटिशर्स के जो पक्षधर लोग थे, ब्रिटिश के जो एक तरीके से फॉलोअर टाइप के लोग थे समाज में, जो बड़े बड़े जो प्रभावी लोग थे, उन लोगों को इस इन पूरे क्षेत्रों की क्या मिल गई, एक तरीके से भू राजस्व मिल गया। दूसरी ओर झारखंड की कहानी क्या थी कि झारखंड में ट्राइबल लोग ज्यादा बसते थे, और ट्राइबल लोगों की खूबी क्या है कि ये भूमि, यानी जल, जंगल और जमीन जो है, इनसे इनका इतना गहरा संबंध होता है, इतना इस तरीके से ये जुड़ाव होता है कि ये कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि जमीन किसी और का है जिसमें मैं रहता हूँ, या जिस जमीन को हमने काट करके, जंगलों को काट करके खेती लायक बनाया, वो जमीन आज मुझसे हट गया, कोई और ले लिया, और ले तो लिया, उल्टा हमें कह रहा है कि तुम कुछ राजस्व दो, कुछ टैक्स दो। ये बात ट्राइबल्स को, एबोरिजिनल्स को, जो मूलवासी थे, उनको गंवारा नहीं गुजरेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? और इसी बात की वजह से क्लैश उत्पन्न होता है, एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, और उसी संघर्ष के तौर पर आपको, आप क्या होगा कि जब देखिए, जब जमींदारी व्यवस्था लॉन्च कर दी गई, तो जमींदारी व्यवस्था ने क्या किया, एक अन्याय और शोषण पर आधारित एक दास्तान की शुरुआत कर दी, और जिसका रिजल्ट के रूप में आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स के को कई सारे ट्राइबल रिवोल्ट को फेस करना पड़ता है, कई सारे आदिवासी विद्रोहों को झेलना पड़ता है। आप लगातार सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो कई सारे आदिवासी विद्रोहों को झेलना पड़ा है। 1856 में आप देखोगे संथाल विद्रोह हुआ, 1820-21 में आपको हो विद्रोह होते हुए नजर आएगा कोल्हान में, 1831-32 में कोल विद्रोह, जिसको प्रथम सुसंगठित विद्रोह कहा जाता है, बुद्धू भगत के नेतृत्व में, वहां नजर आएगा, और कई मिलेंगे। सरदारी लड़ाई नजर आएगी। सरदारी लड़ाई के बाद आपको उसी का एक्सटेंशन, उसी का विस्तार के रूप में मुंडा विद्रोह, यानी मुंडा उल गुलान, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, वो नजर आएगा। ऐसे कई सारे विद्रोहों की कड़ी लड़ी मतलब दिखेगी आपको। इन सब, ये जो चीज, जब इस प्रकार के अनरेस्ट पैदा होता है समाज में, जब समाज में इस प्रकार की अशांति पैदा होती है, संघर्ष पैदा होता है, तो जो रूलर वर्ग होता है, जो शासक वर्ग होता है, उसको चिंता में डाल देता है कि आखिर ऐसी बातें हो क्यों रही है। तब ऐसी अवस्था में क्या हुआ कि जब पता चला कि जमींदार लोग, जो मूलवासी जो हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनका दमन कर रहे हैं, उनकी जमीनों को हड़प रहे हैं। लगातार ऐसे केसेस देखे गए कि कई ऐसे ट्राइबल, जिनके पूर्वजों ने आकर के इस पूरे क्षेत्र को मेहनत करके, खून पसीना बहा करके, जंगल को काट करके खेत बनाए रहे, खेती लायक और रहने लायक बनाया, और अब वो जमीन जो है कोई जमींदार हड़प लेता है, ऐसी स्थितियां बन गई। कोर्ट कचहरी की जो व्यवस्थाएं थी उस दौर में, न्यायालयी जो प्रक्रिया थी, आज के दौर में अगर आपको जुडिशियल प्रोसेस समझ में नहीं आता है और आपको टफ लगता है, सोचिए कि ये बात हो रही है 1800 के आसपास की, तो उस दौर में जनजातियों पर क्या गुजरा होगा। जो नई प्रशासनिक व्यवस्था, नई जो न्यायिक प्रशासन जो लॉन्च किया गया था, वो भी कहीं ना कहीं सूट नहीं कर रहा था, या उनकी जानकारी नहीं थी यहाँ के जो मूलवासी और आदिवासी लोग थे उनको। और कभी कभी तो ऐसी भी स्थितियां देखने के लिए मिली हैं कि मतलब जो मूलवासी लोग हैं, उनकी बहु बेटियों पर भी गलत नजर डालते थे, जो जमींदार या ब्रिटिशर्स थे। मतलब कुल, अच्छा, पुलिस जो है व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बड़े जमींदार और ब्रिटिशर्स के पक्षधर थे, मूल निवासी के पक्षधर कभी नहीं होते थे। मतलब एक ऐसा ट्रैप में वो लोग फंस गए कि जहां से उनके पास कोई रास्ता नहीं था मारने या मरने के अलावा। और तभी कई सारे आदिवासी विद्रोह होते हैं। ब्रिटिशर्स ने तय किया,
इस चीज की इंक्वायरी की कि आखिर इतने विद्रोह हो क्यों रहे हैं, तो पता चला कि उनकी जो पुश्तैनी जमीन है, परंपरागत रूप से जिस जमीन पर उनका जो अपना अधिकार है, गलत तरीके से कुछ लोग उसको हड़प रहे हैं। और उसका रिजल्ट आपको नजर आ रहा है कि पूरे के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को उस अनरेस्ट, उस अशांति को झेलना पड़ रहा है। और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के भूमि संबंधी अधिनियमों को लाया गया। इसका मतलब ये है, मैंने जितनी भी बात आपसे कहा कि इस प्रकार के जो भी अधिनियम लाए गए, उसके मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक था कि आदिवासी मूलवासी के जो भूमि है उसको सुरक्षित रखा जाए, उसे संरक्षित रखा जाए, उसे हड़पने से बचाया जाए, उसे कुछ ऐसा प्रोटेक्शन दे दिया जाए कि उसको कभी उसके जमीन को कोई ले नहीं सकेगा। और तब जाकर के ये लोग खुश रहेंगे। इन्हें इनमें ये मैसेज जाएगा कि वर्तमान ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो आपके लिए भी सोचती है। नतीजा विद्रोह या आंदोलन कम होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से एक रूल किया जा सकेगा इस पूरे कंट्री में। ये मूल उद्देश्य था। क्या मूल उद्देश्य था सीएनटी या आपका जो एसपीटी जैसे अधिनियमों का? तो भूमि संबंधी असंतोष को कम करना, भूमि का जो गैर वाजिब हस्तांतरण हो रहा है उसको रोकना, आदिवासी से गैर आदिवासियों में जो भूमि का हस्तांतरण हो रहा है उसको रोकना, भूमिहीन जो लोगों की संख्या जो बढ़ती चली जा रही थी, इस व्यवस्था पर रोक लगाना। ये था कारण और ये थी पृष्ठभूमि, ये था बैकग्राउंड। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब क्यों परिस्थितियों में इन चीजों को लाया